हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस की। एपिस्टैक्सिस क्या होता है? तो अभी इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस, इंग्लिश में इसको कहते हैं नोज़ ब्लीडिंग, नाक से जो खून निकलता है, या इसको हिंदी में कहते हैं नकसीर, नाक से रक्त का निकलना, और इसको भोजपुरी में कहते हैं बिनास फूट गया है। तो कई नाम इसके हैं, अलग अलग इसके लोकल नाम हैं। वैसे जो इसका मेडिकल टर्म है उसमें इसका नाम है एपिस्टैक्सिस। तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ इज़ कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। नाक से खून का निकलना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। जनरली ये 3 से 10 साल के बीच में ज़्यादा होता है, उसके बाद ये कम होने लगता है। और इसके कई काजेज़ हैं, इसके कई कारण, जैसे कि प्राइमरी जो काज है एपिस्टैक्सिस का जनरली इडियोपैथिक होता है। जो प्राइमरी एपिस्टैक्सिस है मतलब इसके जो जिसकी वजह से ये होता है वो अननोन है। और जो सेकेंडरी काजेज़ हैं एपिस्टैक्सिस का, जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि वायरल नेज़ोफेरेंजाइटिस है, और इसमें क्रोनिक नोज़ पीकिंग बाय चाइल्ड है, वैस्कुलर मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं जैसे कि हेरिडिटरी हैमरेज, टेलिंजाइटिस है, हीमोफीलिया की वजह से, प्लेटलेट डिसऑर्डर की वजह से, और कुछ ड्रग्स होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से एपिस्टैक्सिस हो जाता है। नाक से खून का निकलना ये बीमारी हो जाता है। तो कुछ स्टेरॉइड्स हैं, कुछ नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं जिनकी वजह से होता है, जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी डैमेज होती है, या कह सकते हैं कि नेज़ल म्यूकोज़ा एट्रोफिक हो जाता है, और जो नेज़ल सेप्टम है वो रप्चर हो जाता है, और ब्लड वेसल भी इसमें रप्चर हो सकती हैं। ब्लड वेसल रप्चर होती तो लीकेज होता है, ब्लड का निकलना होता है, और ब्लड निकलते हैं गाइस। तो ब्लड निकलते कैसे हैं, आप इस चित्र में पहले इसको देखिए। यहाँ पे जनरली एपिस्टैक्सिस 2 तरीके का होता है, एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो एंटेरियर क्या होता है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, और पोस्टीरियर क्या होता है। तो गाइस, एंटेरियर का मतलब होता है खून आगे की तरफ निकलना। वो नक्सीर जिसमें खून आगे की तरफ निकलता है उसको एंटेरियर एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। और वो एपिस्टैक्सिस जिसमें खून पीछे की तरफ निकले और वो चला जाता है गट में। जो एंटेरियर एपिस्टैक्सिस होता है ये तो दिखता है बिल्कुल क्लियर, पूरा साफ दिखता है, मार्फोलॉजिकली ये दिखता है कि नाक से रक्त ऐसे टपक रहा है। और जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है वो जनरली गट में जाता है और उल्टी के रूप में बाहर आ सकता है, इस तरीके से उल्टी की या थूक के रूप में ना आ सकता है, इस तरीके से। तो जनरली ये, हालांकि ये खून की उल्टी नहीं होती है, खून की उल्टी जनरली इस तरीके से होती है वो एपिस्टैक्सिस की वजह से ये होता है। और जो स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से या इसोफेगस की प्रॉब्लम की वजह से जो होता है उसमें हेमेटोमेसिस होता है। तो खून की उल्टी इसमें एपिस्टैक्सिस की वजह से ये, इसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस या पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस उसको बोलते हैं गाइस। तो इसमें कुछ ब्रांच हैं जो फट जाती हैं, जो रैप्चर हो जाती हैं। तो जो इसकी साइट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जिस साइट पे सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं किसल बैक प्लेक्सस, या इसको कहते हैं लिटल्स एरिया इसको कहते हैं। यहीं पे ये ऐसी साइट होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई तरीके की आर्टरी की सप्लाई होती है, जैसे कि स्प्लेनो पैलाटीन आर्टरी है, पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी है, और एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी है। और दूसरे इमेज में आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे क्या है कि एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी है, पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी है, स्प्लेनो पैलाटीन आर्टरी है, उसके बाद ग्रेटर पैलाटीन आर्टरी है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी है, और ये है किसलबैक प्लेक्सस। इसमें से कोई भी आर्टरी अगर डैमेज होती है तो नाक से खून निकल जाएगा, यानी कि एपिस्टैक्सिस हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही है। ये लेटरल व्यू है गाइस। तो लेटरल व्यू में इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये वो एरिया है, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये नोज़ का एरिया है, ये नोज़ है, और ये इसके ऊपर का जो एरिया है, इस तरीके से जो इसकी साइट है, टेक्निकली इसका नाम है लिटिल्स एरिया। और ये सब आर्टरी की सप्लाई हैं। और गाइस, ये जो भी आर्टरी होती है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सप्लाई होती है, वहीं से ये ब्लड आता है इसमें गाइस। इस तरीके से आप इसको। तो गाइस, एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस यानी कि खून का आगे की तरफ निकलना और खून का पीछे की तरफ निकलना, एनाटॉमिकली इसको देखा जाता है। जब इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो एनाटॉमिकली ये क्या होते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ये कनेक्ट होते हैं, मेन कैरोटिड आर्टरी से कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं गाइस। और ये है एंडोस्कोपिक इमेज है इस तरीके से। और ये जो है वो सेप्टा डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हुआ है। इसमें भी सेप्टा परफोरेट हो गया इस तरीके से नाक से, और ये डेविएशंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये मतलब हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो गाइस, सिट एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, इस तरीके से मरीज को बिठाएंगे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। वो थोड़ा से आगे की तरफ झुका होगा इस तरीके से। ब्रीथ
थ्रू माउथ, मुंह से उसको सांस लेने के लिए कहेंगे और नॉस्ट्रिल को पिंच कर दिया जाएगा। कम से कम डिजिट से 5 मिनट तक उसको, मतलब उंगलियों से 5 मिनट तक, एटलीस्ट 5 मिनट तक उसको पिंच करेंगे। अगर उसके बाद खून नहीं रुकता है, एपिस्टैक्सिस नहीं रुक रहा है, तब हम दूसरे प्रोसीजर पे चलते हैं। और अगर इस तरीके से, जनरली सामान्यतः इस तरीके से ब्लड रुक जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, टॉपिकल वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज़। टॉपिकल वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव एजेंट जैसे कि ऑक्सीमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, या अगर डॉक्टर को लगता है तो वो दूसरे प्रकार की ड्रॉप यूज़ कर सकते, जैसे कि टॉपिकल फेनाइलएफ्रिन नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर सकता है। और अगर ये भी फेल होता है, इसकी भी वजह से एपिस्टैक्सिस नहीं रुक रहा है, नक्सीर नहीं रुक रही है, खून बह रहा है, तो क्या करेंगे, तब हम करते हैं नेज़ल पैकिंग। अगर एंटीरियर एपिस्टैक्सिस है तो एंटीरियर नेज़ल पैकिंग कर देंगे, और अगर पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है, पीछे की तरफ ब्लड निकल रहा है, गट में जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों हम तरीके से नेज़ल को पैक कर देंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, ताकि ब्लड पूरे तरीके से रुक जाए। और जब ब्लड रुक जाएगा तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। और अगर ये भी तकनीकी जो होती है अगर काम नहीं करती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जनरली डॉक्टर क्या करते हैं कि वो बियॉन्ड फारसेप का इस्तेमाल करके वहाँ पे पेट्रोलियम जेली का भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप की जेली होती है जो उसको वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे पहुँचा देते हैं इस तरीके से, इस फारसेप की मदद से, और ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर फिर भी खून नहीं रुक रहा है तो क्या करेंगे, ईएनटी सर्जन के इसको परफॉर्म करेगा, और ईएनटी सर्जन जो होता है इसमें लाइगेशन कर सकता है या इसमें सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन कर सकता है। ये 2 तरीके होते हैं, इसमें से वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उनको जिस तरीके से कंडीशन होती है सर्जरी की, उस तरीके से वो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जब सर्जरी लाइगेशन या सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन हो जाता है तो इसमें वेज़ो जो एजेंट हैं, यानी कि जो वेज़ो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट है, स्टेरॉइडल जो है, उसका यूज़ नहीं करेंगे, उस ड्रग को रोक देंगे। और हम इस तरीके से देख सकते हैं, हम एंजियोग्राफिकली देख सकते हैं, और एंजियोग्राफिकली हम पूरा देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले, आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, जो सारे कंडीशंस हैं हम उसको रेडियोलॉजिकली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।